हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमारी बात हुई थी कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल इन कंपैरिजन टू आरएनए, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, और डीएनए उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया था कि राइबोज शुगर में 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए के केस में, और उसमें यूरेसिल मौजूद होता है, और आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट हो जाता है, इस और रिपेयरिंग सिस्टम नहीं है। काफ़ी सारी बातें हुई थी और लास्ट में ये बात हुई थी क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है इसलिए ज़्यादा बेहतर है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अब थोड़ी सी बात एनसीईआरटी में आगे आरएनए वर्ड यानी आरएनए से रिलेटेड की, और उन्होंने शुरुआत में यही बताया कि जैसे कि पिछले टॉपिक के अंदर आप डीएनए आरएनए के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर एक जहन में सवाल ये भी आया कि दुनिया में पहला जेनेटिक मटेरियल क्या रहा होगा। तो वैसे तो इसकी डिटेल एवोल्यूशन चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हल्का सा टच दिया है कि पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। मतलब दुनिया में जो पहला जेनेटिक मटेरियल रहा होगा वो आरएनए ही रहा होगा, और उसके बाद आरएनए में तब्दीलियां हुई होंगी, म्यूटेशन हुए होंगे, और फिर डीएनए बना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वॉज, तो आप आंसर लगाएंगे आरएनए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज़ों को देखें, एक टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्प्लाइसिंग। जब आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया जा रहा होगा, आरएनए की कटिंग होती है। और इसके अलावा जब आप ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस सुनेंगे तो वहाँ पर एक एंजाइम का जिक्र होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो अभी देखेंगे काफ़ी सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी रखते हैं, और वो कोई प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं, वो आरएनए मॉलिक्यूल। अब जो जितना पुराना होगा इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको उतना तब्दील होने का मौका मिला होगा। अब ऐसा कोई भी डीएनए नहीं मिला जिसमें कि कैटालिटिक एक्टिविटी हो, लेकिन आरएनए ऐसे मिले हैं जिनके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी है। तो यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बहुत पुराना है तो ऑफकोर्स उसमें तब्दीलियां हुई होंगी, इसलिए वही ज़्यादा पुराना जेनेटिक मटेरियल है। इस बिहाफ पर हम ये बात कह सकते हैं कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और फिर आरएनए में ही चेंजेस हुए होंगे और फिर बाद में डीएनए बना होगा। डीएनए के बारे में बहुत तफसील में बात की वाटसन क्रिक ने 1953 में, जब उन्होंने अपना डबल हेलिकल मॉडल दिया। और उसी दौरान जब वो अपना डबल हेलिकल मॉडल दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि ए के सामने टी है, सी के सामने जी है। तो उन्होंने एक बात रखी दुनिया वालों के सामने कि इट हैज़ नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस that the specific pairing we have postulated, A के सामने T, C के सामने G, immediately suggest a possible copying mechanism of genetic material। कि हमारी तभी समझ में आ गया था जेनेटिक मटेरियल कैसे कॉपी होता होगा। मतलब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती होंगी, फिर पुरानी वाली स्ट्रैंड पे पैरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर नई स्ट्रैंड बनती होगी, इसलिए जो दो नए डीएनए बनते होंगे वो बिल्कुल पुराने वाले डीएनए की तरह। तो यहाँ से एक सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव, एक स्ट्रैंड पुरानी दूसरी उसके ऊपर नहीं। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, आपको आंसर लगाना, वाटसन क्रिक। हालांकि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। इकोलाई पर उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने उसके लिए नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया था। हर्शे चेज ने तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप लिए थे, सल्फर फास्फोरस। इन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया था, मतलब उसका वजन नॉर्मल वाले N14 से थोड़ा ज्यादा होता है, N15। तो अगर आपसे कॉम्पिटिशन सवाल पूछा जाता, नीट एग्जाम में सवाल आ भी चुका है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, इट वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल इन 1958। और इन्होंने किस पर रिसर्च की थी? और इन्होंने रिसर्च की थी इस पर, इकोलाई पर। उसी साल में फिर टेलर ने, एक और दूसरा साइंटिस्ट है, उसने विशिया फैबा बीन्स के ऊपर रिसर्च की, और उसने ये बता दिया कि हाँ, प्लांट्स में, यूकैरियोट्स के अंदर भी, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट हुआ, प्लांट्स के अंदर भी यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। हालांकि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर डीएनए ना होगा बल्कि क्रोमोसोम होता है जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्रोमोसोम की शक्ल में होता है डीएनए। तो इस पर कंपटीशन में ऐसे सवाल आने लगा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, मेसेल्सन एंड स्टॉल। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज सेमी कंजर्वेटिव, टेलर एंड कलीग्स, विशिया फैबर ने रिसर्च की थी। अपने एक्सपेरिमेंट में मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया कि इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को लिया और पहले उसको लगातार अमोनियम क्लोराइड में रखा, ऐसे अमोनियम क्लोराइड में जिसमें नाइट्रोजन की N15 था, इस तरह से कि उसका पूरा डीएनए N15 हो जाए। इस तरह के डीएनए को हैवी डीएनए कहा गया। फिर उस इकोलाई को निकालकर उन्होंने एक दूसरे मीडियम में रखा जिसमें अमोनियम क्लोराइड था, NH4Cl N14 वाला। फिर क्या हुआ, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुई होंगी, उनके ऊपर नई स्ट्रैंड बनी होगी, और फिर जो नया डीएनए बना होगा उसमें एक स्ट्रैंड N15 वाली और एक N14 वाली। इसको बोला गया हाइब्रिड डीएनए। अब क्योंकि बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है 20 मिनट में, तो अगर आपको अगली रीडिंग लेनी है आप 20 मिनट बाद रीडिंग ले सकते हैं। तो 20 मिनट बाद उन्होंने देखा कि जो उन्हें डीएनए मिला वो 100% हाइब्रिड डीएनए मिला। कैसे उनको ये अंदाजा लगाया? उन्होंने अंदाजा इस तरीके से लगाया कि उन्होंने पहले जो N15 वाला इकोलाई था, दोनों स्ट्रैंड पे N15 थे, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें सीजियम क्लोराइड डाला और डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन करा दिया। दोनों स्ट्रैंड N15 के बने हुए हैं, तो अपनी डेंसिटी के हिसाब से टेस्ट ट्यूब नीचे की तरफ कहीं सेट हो गया होगा।
20 मिनट के बाद जब रीडिंग ली NH4Cl में डाल के, तो क्योंकि सारा का सारा डीएनए हाइब्रिड हो चुका था, इसमें एक स्ट्रैंड 14 एक 15 की तरह होगी। मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो फिर वो पिछले वाले N15 थोड़ा ऊपर साइड हुआ, तो यहाँ से अंदाजा लगाया इसका मतलब डेंसिटी चेंज हुई है। फिर उसके बाद फिर दोबारा NH4Cl के अंदर रखा, तो फिर थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हुआ। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि पहले जनरेशन को 100% हाइब्रिड डीएनए मिला, दूसरी जनरेशन 100% लाइट 100% हाइब्रिड मिला, यानी 50-50%। तीसरी जनरेशन के अंदर 25% हाइब्रिड और 75% लाइट। फिर एनसीईआरटी पूछा फोर्थ जनरेशन में क्या रहा होगा। मैं एक क्या बात बता रहा हूँ, मैं आपको डायग्राम में पूरी बात दिखा दूंगा। तो आज सीखते हैं थोड़ा सा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, ये एक्सपेरिमेंट मैसेंजर इंस्टॉल ने कैसे किया होगा। ठीक है, तो एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, जो अभी बात हो रही थी डीएनए आरएनए के बारे में, एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। पहला जेनेटिक मटेरियल दुनिया में क्या रहा हो। इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट्स। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बहुत बार ये सवाल आ चुका है कि द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज, आपने आंसर लगाना है आरएनए। देयर इज नाउ एनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, इसके कई सारे अब गवाही मौजूद है, एविडेंसेस मौजूद है, सच दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इवॉल्व अराउंड आरएनए। यहाँ पर असर्शन रीजन पर सवाल बन सकता है। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी मिलता है और एक एज अ कैटलिस्ट भी मिलता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय द प्रोटीन एंजाइम्स। एक दो आपके चैप्टर में भी है। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड hence unstable, reactive है तो unstable होगा। therefore DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable। इसलिए कहा जा सकता है कि DNA का evolution हुआ है RNA से with chemical modification that make it more stable, जिसकी वजह से वो ज़्यादा stable है। DNA being double stranded, एक बहुत शानदार सी लाइन एनसीईआरटी ने कही है, DNA क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है and have complementary strand है, A के सामने T, C के सामने G, further resist changes by evolving a process of repair। इसी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हो पाती, वो रेजिस्ट करता है चेंज को। तो डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ये वाली बात भी आप थोड़ा जहन में रखेंगे। आगे एनसीईआरटी ने रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है और पूरा प्रोसेस भी आगे सिखाया है, और इधर उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बताया कि कैसे ये बात प्रूव हुई थी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव। जो बच्चे पहली बार इस लफ्ज को सुन रहे हैं तो इस समझ लें, जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, दोनों स्ट्रैंड उसकी ओपन हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल भी, एक 3 से 5 होती है, दूसरी 5 से 3, तो फिर उनके ऊपर उसी हिसाब से एंटी पैरेलल नेचर के हिसाब से दो नए डीएनए बन जाते हैं। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. To quote their original statement, that is as follows। एनसीईआरटी में ये बात दे रखी है, कंपटीशन ये सवाल भी आ चुका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। वॉटसन क्रिक ने कही थी ये बात 1953 में। The scheme suggesting that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand, कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है डीएनए की और फिर इन दोनों ही स्ट्रैंड के ऊपर नया डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के हिसाब से नया बनने लगता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। और जब नया डीएनए बन जाता है तो उसमें एक स्ट्रैंड पुरानी वाली होती है और एक स्ट्रैंड उसके ऊपर नहीं बनती है। एनसीईआरटी ने भी ये दो कलर से इसलिए दिखाया है। दिस स्कीम वॉज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, और इसी को बोला जाता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। अब ये इसका एक्सपेरिमेंट समझाएंगे, मैसेंसन स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। अब जैसे ये बात प्रूव हो चुकी है, रेप्लिकेशन डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि उसके अंदर एक स्ट्रैंड पुरानी होती है और एक स्ट्रैंड नहीं। इट वॉज शोन फर्स्ट इन इकोलाई। कॉम्पिटिशन में ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है कि सबसे पहले ये किसमें प्रूव करके दिखाया गया था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव। या तो ऑप्शन में इकोलाई दे रखा होता है, या फिर ऑप्शन में बैक्टीरिया दे रखा होता है, या फिर ऑप्शन में प्रोकैरियोट दे रखा होता है। लेकिन ये छोटी सी बात कई बार कॉम्पिटिशन में आ चुकी है। एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म, बाद में हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह पर ही प्रूव हुई थी ये बात।
सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। तो यहाँ पर आप इस लफ्ज को याद रखें। हायर ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी में दो नाम बताए गए हैं। एक तो उन्होंने बताया है कि सच एज प्लांट्स, और दूसरा उन्होंने बताया है एंड इन ह्यूमन सेल्स, एंड इन ह्यूमन सेल्स। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म्ड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। मैं एक बार दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये इन्होंने उससे अंदाजा लगाया था। इन्होंने क्या किया, पहले इकोलाई को लगातार ऐसे अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया जिसमें कि नाइट्रोजन N15 वाला था। लगातार ग्रो कराने के बाद अब नाइट्रोजनस बेस में जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, तो जो मीडियम में नाइट्रोजन मौजूद होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डीएनए है इकोलाई का पूरे तरीके से N15 वाला हो जाएगा। उन्होंने उसको रखा टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के जरिए डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और जितना भी हैवी डीएनए था वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बैठ गया होगा। एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डीएनए सेटल हो रहा है बॉटम की तरफ इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, उसमें कौन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी? ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप इधर 12th फिजिक्स में सुने होंगे या फिर 11th में कि F = G m1m2/r²। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, तो जिसका वजन जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। इसलिए जितना हैवी डीएनए होगा वो उतनी ही ज्यादा नीचे की साइड जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया कि इसमें से जैसे इकोलाई को रख के घुमाया होगा 50,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से, तो मर ही गए होंगे, है ना। लेकिन कुछ इकोलाई को रोक लिया होगा। उन इकोलाई को फिर दोबारा से रखा होगा NH4Cl के अंदर। अब की बार मीडियम चेंज किया, NH4Cl में रखा। इकोलाई 20 मिनट में डिवाइड हो जाते हैं। जब डीएनए से नया डीएनए बनेगा तो अब की बार जो नया डीएनए बनेगा वो N14 वाला बनेगा। एक स्ट्रैंड N15 वाली होगी पुरानी वाली, और एक N14 वाली। तो ऐसा तो डीएनए हो जाएगा हाइब्रिड डीएनए, तो इससे थोड़ा सा ऊपर सेट होगा। तो इन्होंने ये देखा कि जब N15 रहा था तो ये थोड़ा नीचे आया था, मतलब डायग्राम थोड़ा टेढ़ा है, इसको ऐसे समझे इस तरीके से। अब इधर N15 N14 में थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें ये मर गए होंगे बैक्टीरिया, जो इनके दूसरे बचे होंगे बैक्टीरिया उनको निकाल, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले थोड़ा सा निकाल लिए होंगे, थोड़े से छोड़ दिए होंगे, उनको फिर दोबारा से N14 मीडियम में रखा। अब ये रहा होगा कि N15 N14 वाली जो वो स्ट्रैंड है, जब वो दोनों सेपरेट हुई होंगी, एक पर तो N15 N14 बना होगा, एक दूसरा N14 N14 बना होगा। तो उसमें फिर हुआ ये होगा कि 50% हाइब्रिड और 50% लाइट। तो इन्होंने फिर ये देखा, जो पहला रिजल्ट आया वो कहलाया फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड डीएनए एक ही साथ मिला। फिर सेकंड जनरेशन यानी जो 40 मिनट पर रीडिंग ली गई होगी, उसमें देखा गया कि इसमें 50% हाइब्रिड और 50% लाइट। अब इसी हिसाब से आधा होता चला जाएगा। तो जब थर्ड जनरेशन रिजल्ट दिया जाएगा 60 मिनट के बाद, 20, 40, 60, तो आपको मिलेगा 25% हाइब्रिड और 75% लाइट। एनसीईआरटी ने पूछा कि अगर चौथी जनरेशन रिजल्ट लिया जाता तो 25 का भी आधा कर दिया, तो 12.5% हाइब्रिड और 87.5% लाइट। यही एक्सपेरिमेंट बाद में फिर वीशे-फेबर ने टेलर ने वीशे-फेबर प्लांट के ऊपर भी करके दिखाया, और रेडियोएक्टिव थायमिडीन यूज इन्होंने किया था। मतलब टेलर ने यूज किया था रेडियोएक्टिव मटेरियल, यहाँ पर N15 यूज किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि डीएनए को देख कैसे रहे होंगे, हैवी डीएनए से आंखों से नजर थोड़ी आएगा। तो उसके लिए फिर ये कोई फ्लोरोक्रोम इस्तेमाल करते होंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब में डीएनए को देखने के लिए ये थीडियम ब्रोमाइड डालते होंगे, उसके बाद फिर यूवी रेज को अप्लाई करते होंगे ताकि डीएनए चमकता हुआ नजर आ जाए टेस्ट ट्यूब में कहाँ पर। ये क्या चीज होती है थीडियम ब्रोमाइड, और यूवी रेज अप्लाई करने से क्या होता है, इसके बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सुन लेंगे कैसे डीएनए को देखा जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। दे ग्रू इकोलाई, उन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया मेसेल्सन स्टॉल ने NH4Cl में, जिसमें कि नाइट्रोजन N15 है। N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ये बात आप याद रखेंगे। रेडियोएक्टिव आइसोटोप की बार इस्तेमाल नहीं किया गया। एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन, लगातार नाइट्रोजन N15 के अंदर रखा था। रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, नया डीएनए के अंदर पूरे तरीके से N15 था। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के लिए कोई ना कोई लिक्विड तो लेना था, तो इन्होंने सीजियम क्लोराइड को लिया था उसके अंदर। जिस तरीके से आप मिल्क में भी सेंट्रीफ्यूगेशन करा देते हैं तो क्रीम अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है ना। तो उसी तरीके से इन्होंने सीजियम क्लोराइड को रखा लिक्विड को, ताकि बैक्टीरिया के अंदर ये सेंट्रीफ्यूगेशन करा सकें। प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटीज। क्योंकि N15 का वजन ज्यादा है N14 से, तो आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। Then they transferred the cells into a medium with normal N14। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब रीडिंग ली होगी N15 वाले की, तो बॉटम में नजर आया होगा। फिर उन्होंने पहली रीडिंग जो ली वो ये कि उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया पहले इकोलाई को NH4Cl N14 में, took samples at various definite time intervals. The cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helices. The various samples were separated independently on cesium chloride gradient.
टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए। अब ये आगे बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा। पूछ रहे कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, आप बोलेंगे ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रही होगी यहाँ पर? ग्रेविटेशनल force and think why a molecule with higher mass of the density would sediment faster, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। जितना ज़्यादा मास होगा उसके ऊपर उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ये एक्सपेरिमेंट के डायग्राम की हम बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। Thus the DNA that was extracted from the culture after one generation, culture one generation after the transfer in 15 to N14 medium, that is after 20 मिनट, यानी रिजल्ट कितने कितने टाइम पर लिया गया? 20 मिनट। इस पर भी सवाल आ चुका है। 20 मिनट बाद इन्होंने देखा कि उसमें N15 N14 100% हाइब्रिड बन चुका था। इकोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट दैट had a hybrid or intermediate density. DNA extracted from the culture after the generation after 40 मिनट, 40 मिनट बाद देखें तो 50% हाइब्रिड 50% लाइट। compose the equal amount of this hybrid DNA and of the light DNA. If E. coli was allowed to grow for the 80 minutes, 80 मिनट में कितनी जनरेशन हो जाएंगी? 20, 40, 60, 80, 4 जनरेशन। पहली जनरेशन आपको क्या मिला? 100% हाइब्रिड। सेकंड जनरेशन 50% हाइब्रिड 50% लाइट। थर्ड जनरेशन के अंदर 25% हाइब्रिड 75% लाइट। और फोर्थ जनरेशन के अंदर 12.5% हाइब्रिड और 87.5% लाइट। वुड बी प्रोपोर्शनल टू लाइट इन द हाइब्रिड डेंसिटी मॉलिक्यूल। 80 मिनट बाद बोल रहा है तो आप बोलेंगे कि हमें क्या मिलेगा 80 मिनट बाद? तो आप बोलेंगे 12.5% हाइब्रिड एंड 87.5% लाइट डीएन। ठीक है। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन। रेडियोएक्टिव थायमिडीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम में डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। किया था विशिया फैबा प्लांट पर, फैबा बीन्स पर। किसने? टेलर एंड कलीग्स ने इन 1958, यानी सेम ईयर में ही एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ था। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम्स इज आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। लेकिन कॉम्पिटिशन सवाल ये पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज सेमी कंजर्वेटिव। क्वेश्चन इस अंदाज में बना चुके हैं। तो यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। अगर पूछा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वाटसन क्रिक। क्वेश्चन अगर पूछा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, इट वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय मेसनसन स्टॉल। किसमें? बैक्टीरियम। पूछा अगर आपसे जाए वैसे तो ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स इज सेमी कंजर्वेटिव, लेकिन डीएनए लफ्ज हटा के डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है इन्होंने नीट एग्जाम में, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज सेमी कंजर्वेटिव, इट वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय। तो आप बोलेंगे टेलर एंड कलीग्स। कौन से प्लांट में? विशिया फैबा। क्या इस्तेमाल किया था? रेडियोएक्टिव थायमिडीन। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर इस एक्सपेरिमेंट कोई भी बात ऐसी आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मालूम कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम की तरह या फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के अलावा भी जो कंपटीशन में सवाल आते हैं उस तरीके से चीज़ों को समझाया जाए, तो उसके लिए आप मेरा ऑनलाइन बायोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ